हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 11 पढ़ रहे थे जिसका नाम था श्वसन। आज हम लोग श्वसन जो ऑक्सी श्वसन है उसकी क्रियाविधि के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि है, ये यूकेरियोटिक जीवों में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस चक्र और दूसरा कौन सा चक्र है, क्रेब्स चक्र। अब हम यहाँ पर बात करते हैं केवल ग्लाइकोलिसिस चक्र की, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ही क्या है, ग्लाइकोलिसिस चक्र। ग्लाइकोलिसिस चक्र है, इसकी खोज सन 1903 में 3 जर्मन वैज्ञानिक थे। एक थे गुस्ताव एमडल, दूसरे थे ऑटो मेयरहॉफ और तीसरे थे जे पार्नास। इन वैज्ञानिकों ने इसकी सर्वप्रथम खोज करी थी और इनकी खोज करने के कारण इनके नाम के आधार पर इन्हें हम ईएमपी पथ भी कहते हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो चक्र है इसको ईएमपी पथ के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। सेकंड बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस चक्र है, इसमें ऑक्सीजन की ये जो चक्र है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है। अब ऑक्सीजन आवश्यक है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन श्वसन करने वाले जीवों में भी संपन्न होती है और अनॉक्सिक श्वसन करने वाले जीवों में भी संपन्न होती है, अर्थात इसके लिए किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन करने वाले सभी जीवों में ग्लाइकोलिसिस चक्र की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इस क्रिया जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जबकि क्रेब्स चक्र की बात करें तो क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ग्लाइकोलिसिस चक्र कहाँ पर संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस चक्र है, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु का जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसका विखंडन होता है और विखंडन होने के पश्चात 2 पाइरुविक अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है और साथ साथ में एटीपी के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब ग्लाइकोलिसिस चक्र ये 3 चरणों में संपन्न होता है कि किस तरीके से ग्लूकोज का जो एक अणु था उसका जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसका किस तरीके से विखंडन हो रहा है। तो विखंडन कितने चरणों में संपन्न हो रहा है, इसका 3 चरणों में। पहला आता है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा है फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज का फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन और तीसरा आता है पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। तो इनके जो ये तीनों ही चरण हैं इनका हम एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए बेटा, जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है वो कितने चरणों में संपन्न हो रहा था, 3 चरणों में। अब हम लोग एक एक करके इन चरणों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कहा था कि एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल के कितने अणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पे 2 अणुओं का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज अणु जो 6 कार्बन वाला था, इसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए एटीपी के रूप में हमने ऊर्जा को काम में लिया, तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो गई, एडीपी में, यानी कि एटीपी से किसका निर्माण हो गया, एडीपी का। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज के एक अणु का यहाँ पे विखंडन हुआ और किसमें बदल गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी, तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो गई, एडीपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 जगह एटीपी के अणुओं को क्या लिया है, यहाँ पे काम में लिया है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट एल्डोलीज एंजाइम की उपस्थिति में 2 चीजों का निर्माण करेगा, एक है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और सेकंड बनेगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों ही एक दूसरे के समावयवी हैं, अर्थात आइसोमर है। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में परिवर्तित हो सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखिए आइसोमर का यहाँ पे चिन्ह लगाया है और कौन सा एंजाइम काम में लिया है, यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम। जब भी कहीं पर भी समावयवी की हम बात करते हैं हमेशा आंख मीच करके एक ही एंजाइम का प्रयोग कर लीजिए और वो एंजाइम कौन सा रहेगा, आइसोमरेज एंजाइम। अब इस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट था ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। अब देखिए यहाँ तक हम एक एक अणु की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यहाँ 6 कार्बन वाले थे। अब कितने कार्बन वाले अणु का निर्माण हो गया, 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण हो गया और कितने अणु बन गए, यहाँ पे 2 अणु, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया, 2 अणु 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। फिर यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हम काम में लेंगे और 2 NAD से किसका निर्माण होगा, 2 NADH2 से। अब हम सब जानते हैं कि एक NADH2 के अणु से
कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 3 एटीपी अणुओं का। लेकिन यहाँ पर कितने एटीपी NADPH2 बन रहे हैं? 2 NADH2 बन रहे हैं, तो यहाँ कितने एटीपी के अणु बनेंगे? 6 एटीपी के अणु। फिर जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसराइड था, ये इसका विघटन होगा और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में। ये भी 3 कार्बन वाला है और कितने अणु बनेंगे इसके? 2 अणु। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल यहाँ डाइफास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ तो हमने ऊर्जा को काम में लिया था, यहाँ ऊर्जा का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। यानी कि 2 एडीपी के अणुओं से कितने एटीपी के अणु मिल गए हमको? 2 एटीपी के अणु। कितने एटीपी के अणु मिल गए? 2 मिल गए। फिर 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाएगा? डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में। किसमें परिवर्तित हो गया? 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। इसके भी 2 अणु बनेंगे और कितने कार्बन वाला अणु है ये? 3 कार्बन वाला। 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति। अब देखिए यहाँ पे जल का एक अणु क्या निकल गया? यहाँ से बाहर निकल गया और 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो गया? फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में। 3 कार्बन वाला है और इसके भी कितने अणु बने हैं? 2 अणु। फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पाइरुविक अम्ल में। और यहाँ पर भी ऊर्जा का निर्माण होगा, यानी कि 2 एडीपी के अणुओं से कितने एटीपी के अणु बन गए? 2 एटीपी के अणुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो इस क्रिया के द्वारा हम कह सकते हैं कि भाई एक ग्लूकोज अणु के विखंडन के फलस्वरूप कितने पाइरुविक अम्लों का निर्माण होता है? 2 पाइरुविक अम्लों का निर्माण होता है। तो हम अगर ग्लाइकोलिसिस चक्र के एक उसकी समरी करके देखें कि भाई ग्लाइकोलिसिस चक्र है वो किस तरीके से संपन्न हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस चक्र में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 3 कार्बन वाले 2 अणु पाइरुविक अम्लों का क्या होता है? निर्माण होता है। पहली बात तो ये होती है। दूसरा क्या है कि इस चक्र में कुल 4 एटीपी अणुओं का निर्माण हो रहा है। इधर देखिए बेटा, 2 एटीपी के अणु यहाँ पर जब 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल से 3 फास्फोरिक अम्ल का निर्माण हुआ था, तो 2 एटीपी के अणु तो यहाँ निर्मित हुए थे और 2 एटीपी के अणु यहाँ निर्मित हो रहे हैं जब फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल से जब पाइरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा था, तो 2 एटीपी के अणु यहाँ पर क्या हो रहे थे? निर्मित हो रहे थे। तो कुल कितने एटीपी के अणु निर्मित हुए? यहाँ पे 4 एटीपी के अणु। लेकिन देखिए बेटा, 2 एटीपी के अणु काम में भी तो आ गए। एक तो एटीपी का अणु ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बना था जब काम में आया, और दूसरा एटीपी का अणु जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था तब काम कि संपूर्ण क्रिया में 4 एटीपी अणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन 2 एटीपी अणु क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। तो अगर शुद्ध लाभ की बात करें कि भाई ग्लाइकोलिसिस चक्र में हमको शुद्ध लाभ कितने एटीपी अणुओं का हो रहा है, तो हमको कितने एटीपी के अणु मिलते हैं? यहाँ पर 2 एटीपी के अणुओं का क्या होता है? हमको शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि भाई 2 NAD से 2 NADH2 का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। और हम सब जानते हैं कि भाई एक NADH2 से कितने एटीपी का अणु का निर्माण होता है? 3 एटीपी अणुओं का क्या होता है? निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कितने NADH2 बन रहे हैं? 2 NADH2 बन रहे हैं, तो हमको कितने मिलने चाहिए थे? 6 एटीपी का अणु निर्मित होने चाहिए थे। लेकिन ये जो एटीपी का अणु है वो ग्लाइकोलिसिस चक्र में निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये जो 2 NADH2 थे ये यहाँ से ETS चक्र में जाएंगे और ETS चक्र को क्या करते हैं? प्रारंभ करने में सक्रिय योगदान देते हैं और वहां जाकर के 6 एटीपी अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो हम इसलिए हम इनको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर वैसे बात की जाए तो भाई 6 एटीपी का अणु ये और 2 एटीपी के अणु ये, तो हमको कितने एटीपी के अणु मिल रहे हैं? यहाँ से 8 एटीपी के अणु मिल रहे हैं, लेकिन हमको शुद्ध लाभ केवल 2 ही एटीपी का अणु का होता है। यहाँ से जो 2 NADH2 थे ये कहाँ चले जाएंगे? ETS चक्र में चले जाएंगे और वहां जाकर के उसको क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं और 6 एटीपी अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद एक और बात काम में लेते हैं कि हमने यहाँ पर संपूर्ण क्रिया में कहीं भी O2 का उपयोग नहीं किया है। तो जब O2 का उपयोग नहीं किया है तो बताइए कहीं पर भी जल तो हमने यहाँ निर्माण किया है, भाई जल तो बाहर निकला है, लेकिन कहीं पर भी CO2 बाहर निकली है क्या? नहीं निकली है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ग्लाइकोलिसिस चक्र है ये ऑक्सीजन करने वाले जीवों में काम में आता है और अनोक्सी में भी। तो इसमें ना तो O2 का उपयोग होता है और ना ही CO2 का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने जो ग्लाइकोलिसिस चक्र की जो प्रक्रिया थी उसका यहाँ पे हमने रेखिक डायग्राम के थ्रू अध्ययन किया है और आता भी यही है कि ग्लाइकोलिसिस चक्र के विभिन्न चरणों को आप स्टेप वाइज समझाइए। तो हमने उसका यहाँ पे क्या किया है? अध्ययन किया है। तो अगर आपको थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आज का वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।